नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोहिया ब्लॉक परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के अनावरण और गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ में आयोजित कार्यक्रम में करीब 68 करोड़ रुपए लागत की 20 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में तीसरी बार टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में इसका वितरण हो रहा है। इसके बाद कॉलेज और संस्थाओं में वितरण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को तकनीकी से जोड़ने के लिए उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को ये उपकरण दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से युवा भी हैं जिसके स्वजन के पास उनके संचालन का खर्च उठाने की क्षमता नहीं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ डिजिटल एक्सेस दिया जाएगा, यानी कि इसके संचालन पर जो खर्च आएगा उसे सरकार ही वहन करेगी। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। हर एक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज, विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हम अतिरिक्त देने जा रहे हैं। एक, ये टैबलेट और स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होगा। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके मां बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट हो, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस, यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोरोना की इस महामारी में न केवल ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हम तैयारी के लिए इस स्मार्टफोन और टैबलेट को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह एनडीए की, सीडीएस की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी का हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रादेशिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रदेश के अंदर हम निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और कोचिंग फ्री में कोचिंग है। संक्रमण महामारी ने ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम आप सभी को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए योजना तैयार की है। हमारा मानना है कि बहुत सारे गरीब बच्चों के माँ बाप टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा उठाने में संकट होगा, परेशानी होगी। इसी कारण हम छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार इसके साथ डिजिटल एक्सेस के तहत टैबलेट स्मार्टफोन के चलाने के खर्च को भी उन बच्चों को उपलब्ध कराएगी। न केवल पढ़ाई के लिए बल्कि ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाएगा।
याद करिए 2014 के पहले किसी गांव में जाते थे, गांव की सड़कें गंदी होती थी, चलने लायक नहीं होता था, बदबू आता था। स्वच्छ भारत मिशन ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आज हर गांव को स्वच्छता के एक नए मानक पर नई प्रतिस्पर्धा के साथ खड़ा किया है। अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य का खर्चा अपने आप कम हो जाता है, और स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो अपनी समृद्धि का मार्ग स्वयं ही खोल लेता है। यानी समृद्धि, लक्ष्मी आती वहां है जहां पर स्वच्छता रहती है। दीपावली के पहले हम साफ सफाई क्यों रखते हैं, क्यों करते हैं घरों की? इसलिए करते हैं जिससे देवी लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, धन और ऐश्वर्य से भरपूर हमारे घर को कर ले। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बिजली के बिल में बड़ी राहत देने के बाद अब अन्य बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के साथ अन्य बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी उपहार दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर बिजली दरों में कमी का बड़ा ऐलान किया। इसके तहत शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 3 रुपए प्रति यूनिट किया जाएगा। इसके साथ फिक्स चार्ज 130 रुपए प्रति हॉर्स पावर में घटकर 65 रुपए प्रति हॉर्स पावर किया गया है। एनर्जी एफिशिएंट पंप में दर 1.64 यानी कि 1.5 रुपए से ऊपर प्रति यूनिट में घटकर 83 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर की जगह अब 35 रुपए होगा। अनिल के अंकुर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। लखनऊ से जुड़े हुए हैं और श्रीकांत शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने सूबे के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अनिल के अंकुर जी, हम इस सौगात को क्या समझें? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सौगात नहीं है, ये शुरुआत से बड़ी इसका बिजली का जो करंट का खेल खेला जा रहा है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। जब से अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की थी दिल्ली से, उसके बाद अभी प्रियंका गांधी ने अपने यहाँ पे अपना जो घोषणा पत्र दिया उसमें उन्होंने ऐलान किया। फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने 300 यूनिट पे कहा कि हम भी 300 यूनिट में बिजली यहाँ पे निःशुल्क करेंगे। और आज अंत जो था वो कल शाम को था। कल शाम को यहाँ पर राज्य सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने इस बात की घोषणा की कि किसानों को वो रियायत देने जा रहे हैं। कैसी रियायत मिली है, क्या सच्चाई है और क्या है हकीकत, ये जानने के लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी मौजूद है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा। अवधेश वर्मा जी, आप प्लीज आए और बताएं इसमें क्या है, प्लीज आइए। देखिए, जहां तक सवाल है, पूरे प्रदेश में जो हमारे 13 लाख किसान है, 13 लाख किसानों के मामले में कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि जो बिजली दरें मौजूदा है उसमें 50% की कटौती की जाएगी। तो सब मिला के जैसे कि हमारा अनमीटर्ड जो किसान था उसका 170 रुपया पर बीएचपी पड़ता था, तो 50% उसमें कटौती हो जाएगी। जो हमारा शहरी मीटर्ड किसान था उसकी 6 रुपया प्रति यूनिट पड़ती थी, वो 3 रुपया हो जाएगी। जो गांव का हमारा किसान था उसका मीटर्ड 2 रुपया पड़ती थी, वो 1 रुपया हो जाएगी। उसके फिक्स चार्ज में भी कटौती की गई है। इसमें एक कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि शहरी किसान को लेकर के माना जा रहा है कि शहर के जो किसान है, जो शहर के आदमी है, आम आदमी को लाभ मिलेगा, जो अर्बन एरिया में आम आदमी है इसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जहां तक सवाल है, जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है, जो एक माननीय ऊर्जा मंत्री का ट्वीट था, वो 3 ट्वीट किए गए थे किसानों के मामले में। तो तीनों ट्वीट को अगर एक साथ देखा जाता तो निश्चित तौर पर एक कंफ्यूजन क्रिएट ना होता। लेकिन लोगों ने एक ट्वीट को वायरल कर दिया कि शहरी जो उपभोक्ता है उनके लिए भी लाभ है। तो शहरी उपभोक्ता घरेलू के लिए लाभ नहीं है, शहरी ग्रामीण उपभोक्ता के लिए लाभ नहीं, वो केवल शहरी जो किसान उपभोक्ता है, जो निजी ट्यूबवेल है, उनके लिए लाभ की बात हो रही है। उनके 6 रुपया की जो यूनिट थी वो 3 रुपया कर दी गई। लेकिन जो हमारा घरेलू डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो ये कंफ्यूजन किसी को नहीं रहना चाहिए। डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उसका रेट क्या है? जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनका एक स्लैब है, वो चलिए अनिल अंकुर जी, सवाल हमारा इसलिए ये भी था क्योंकि जब आपने भी इस चीज को बोला है कि अब दूसरी पार्टी घोषणाएं कर रही है बिजली को लेकर, चाहे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, हम क्या इसको ये समझ सकते हैं कि अभी 4.5 साल तक लोगों को बिजली से मुक्ति नहीं मिली थी, वही रेट देना पड़ता था। अब चुनाव नजदीक आ गया है और लोग घोषणाएं और वादे कर रहे हैं, तो सरकार भी कदम उठाई है। कहीं हम पीछे ना रह जाएं कि हमारी बत्ती गुल हो जाए और मीटर चालू रहे।
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए साफ साफ बात है ये, क्योंकि मामला केवल चुनाव के संदर्भ में था। अगर चुनाव न होता तो इतनी बिजली की घोषणाएं भी न होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब केंद्र में दिल्ली में बैठी हुई सरकार है केजरीवाल की, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ऐसा करने वाले हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा, फिर अखिलेश यादव ने अनाउंसमेंट कर दिया। तो मतलब राज्य सरकार, जो मौजूदा योगी सरकार है, उनको भी लगा कि हमें भी बिजली उपभोक्ता में राहत देनी चाहिए। तो उन्होंने शुरुआत की किसानों से जो राहत देने की बात की है, उसमें अर्बन एरिया के किसी भी आदमी को कोई राहत नहीं मिल रही है। जैसा कि अवधेश वर्मा जी ने कहा। अवधेश वर्मा जी ये मैं पूछना चाहूंगा। बिल्कुल अनिल अंकुर जी, इसको हम कह सकते हैं कि ये सरकार का चुनावी हथकंडा था। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल समाज के हर वर्ग को लुभाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, साथ चल रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां खास वर्ग को साधने में जुटी हुई है। जहां समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लखनऊ के मोहनलालगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की भी नजर ब्राह्मण बोर्ड पर बैठ गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। राजधानी के कृष्ण नगर के सहसा वीर मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम की प्रतिमा को 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया। ये प्रतिमा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने बनवाई है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत बीजेपी के कई नेता भी शामिल रहे। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने दिनेश शर्मा पर हमला बोला है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने मजबूर कर दिया है कि दिनेश शर्मा, रीता और बहुगुणा जोशी जैसे नेता भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं। सपा प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा का बीजेपी परिवार और बीजेपी से ब्राह्मण वर्ग नाराज है, इस तरीके की बात भी कही। सुनिए क्या कहना अभिषेक का। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। जहां दिनेश शर्मा भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ब्राह्मणों की हत्या पर चुप रहने वाले भाजपा नेताओं को चुनाव के समय अब ब्राह्मणों की याद आ रही है। भाजपा के षड्यंत्र में ब्राह्मण समाज आने वाला नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बचाना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लगातार अपराधी प्रवृत्ति के अपने नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने में एसआईटी की रिपोर्ट आ गई। आरोप पत्र दाखिल हो गया कि मंत्री के बेटे ने सुनियोजित साजिश के तहत किसानों की हत्या कराई गाड़ी चढ़ाकर, और उससे पहले मंत्री ने धमकी दी थी। मंत्री की सह पर ही यह घटना हुई। शुरुआती दौर में 120 एफआईआर में उनका नाम था, लेकिन उसके बाद निकाल दिया गया। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हत्यारे गृह राज्य मंत्री को बचा रही है। देश का अन्नदाता जिसको अपमानित कर रही भाजपा सरकार मंत्री को बनाकर, मंत्री को अपने पद पर रखकर उनको सबक सिखाएगी 2022 के भी चुनाव में, यदि शीघ्र ही उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। अब चुनाव आया है तो ब्राह्मण समाज की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ की सरकार में जातिवादी नियत से सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ। 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। रायबरेली में ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया, परिवार के परिवार जिंदा जला दिए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित किया गया, हत्या की गई, मारा गया। उस समय भाजपा के नेता कहीं पर दिखाई नहीं पड़े। ब्राह्मणों के नाम पर जो कुर्सियों पर बैठे थे सरकार में, उनकी आवाज बंद हो चुकी थी, मुंह में दही जमा हुआ था, और अब जब चुनाव आया है तब वो ब्राह्मण समाज के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने स्मृति अमृत कोश पुस्तिका का भी विमोचन किया। उनके साथ सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव
प्रोफेसर राम गोपाल यादव मौजूद रहे। इस मौके पर सपा प्रमुख ने कहा कि जिले ही नहीं प्रदेश की सियासत में पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। अपने गवई अंदाज और जनता के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने वाले पंडित सिंह की अलग ही पहचान थी। कोरोना ने न सिर्फ एक प्रतिनिधि छीना है बल्कि उनका निधन जिले की सियासत को सूना कर गया है। आज स्मृति शेष पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करके बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी जब एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे थे। अगर ये मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो हम कभी नहीं पकड़ पाते बीजेपी को। इन्होंने फ्लाईओवर कहां का दिखाया? कलकत्ता का। कारखाने कहां के दिखाए? अमेरिका के। तो इनका हर विज्ञापन झूठा है। बीजेपी कभी भी कोई झूठ बोल सकती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता की सेवा में तत्पर रहने का विश्वास देती है, वहीं पुलिस आम लोगों पर जमकर कहर भी बरसा रही है। ताजा मामला है मथुरा जिले का। मथुरा जिले के थाना शेरगढ़ के गांव जंघावली का, जहां पर थाना शेरगढ़ में तैनात दरोगा अर्जुन राठी की शिकायत करना पीड़ित मूसा हाजी को महंगा पड़ गया। दरअसल पीड़ित मूसा हाजी ने दरोगा की शिकायत एसएसपी मथुरा से 2 दिन पहले की थी, जिसके बाद एसएसपी ने दरोगा साहब का स्थानांतरण कर दिया। लेकिन ये बात दरोगा जी को रास नहीं आई और बीती रात शेरगढ़ पुलिस ने पीड़ित के घर पर तांडव मचा दिया। पूरे घर की तलाशी ली गई। सब कुछ छानबीन करने के बाद पुलिस को जब वहां कुछ नहीं मिला तो गुस्साए पुलिस कर्मियों ने अपनी ताकत बेकसूर महिलाओं पर दिखाई। ये पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर इन पुलिस कर्मियों पर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। सुरेश सैनी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सुरेश सैनी, जो तस्वीर सामने आ रही है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है और जो खबर सामने आ रही है कि एक पीड़ित शिकायत करता है लेकिन उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसके घर में तोड़फोड़ की जाती है, पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि मामला मथुरा के थाना शेरगढ़ का है, जहां पर जंगावली गांव में एक जो परिवार रहता है और उस परिवार की एक महिला के द्वारा पुलिस के जो एक वहां पे दरोगा थे स्थानीय पुलिस के, उसने उसके खिलाफ जो है मथुरा के एसएसपी में शिकायत की थी और उस शिकायत को लेकर के पुलिस की कार्रवाई हुई। एसएसपी ने उनको ट्रांसफर कर दिया। इसी को लेकर के जो स्थानीय पुलिस थी उसको जो नाराज हुई और नाराजगी इस तरह से उसने व्यक्त की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रात के अंधेरे में जाकर के बड़ी संख्या में पुलिस वाले जंगावली गांव की रहने वाली मूसा सिंह के घर पे जाके जो है तलाशी अभियान चलाते हैं और जब उन्हें वहां उसके घर में खुदाई करते हैं, जब उन्हें वहां कोई भी संदिग्ध या वैसी चीज नहीं मिलती है, जिस तरह का पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसका एक सीसीटीवी में वीडियो भी है कि उसमें एक पुलिसकर्मी जो है महिला में डंडे मार रहा है, तो जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस जो है वो किस तरह से अपनी एक कहे तो भड़ास ये निकाल रही है कि पुलिस को शिकायत करना पुलिस कर्मियों को कितना नागवार गजरा कि वरिष्ठ अधिकारियों से उस महिला ने उनकी शिकायत कर दी और उस शिकायत के बाद उस दरोगा पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद उस पर इस तरह का अब जो है ये पुलिस वालों का तांडव उसके घर पे देखने को मिला है कि उसको आधी रात में महिला के साथ मारपीट की जाती है। जिस तरह से पुलिस का कहना है कि यहाँ पे महिला के साथ मारपीट की गई, उसी घर में खुदाई की गई और उनके साथ बदतमीजी की गई। तो ये एक तरह से देखा जाए तो पुलिस का एक वो चेहरा। सुरेश, अगर बात की जाए जो पुलिस वाले दिख रहे हैं इस कैमरे में और बहुत सारे पुलिस वाले वो तलाशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, क्या ये बात और इसकी शिकायत मथुरा डीएम तक पहुंची है? जी, मथुरा एसएसपी तक, क्योंकि ये महिला जो है वो 2 दिन पहले ही, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही ये जो महिला है वो एसएसपी से इन पुलिस वालों की शिकायत करके आई थी, जो वहाँ दरोगा थे, जिनका एसएसपी ने 2 दिन पहले ट्रांसफर कर दिया वहां से और अन्यत्र कहीं चौकी पे जो है वो तैनात हुआ है। उसी बात तो सुरेश, हम कह सकते हैं कि पुलिस, जब पुलिस के पास शिकायत होती है उनके खिलाफ ही, तो किस तरीके की वो करतूत करते हैं ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं सुरेश सैनी, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि पुलिस का ये रवैया कितना सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।
राज्य सरकार के 5 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर अजय भट्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 साल में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र में विकास किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तराखंड को विकास के कार्यों को बड़ी सौगातें दी हैं। इस मौके पर स्थानीय उत्पादों और स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनका केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने निरीक्षण किया। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है आज जहां पर हम लोगों ने काम नहीं किया हो। सिर्फ मैं जहां आज हल्द्वानी में हूं, यहीं के बारे में अगर बोलूं तो आपने देख ही लिया है केंद्र की कितनी योजनाएं आई हैं, राज्य सरकार की कितनी योजनाएं आई हैं। इसका कायाकल्प हो गया है। और तो और 2000 करोड़ रुपए अभी अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दे के गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर लग रहा है तो उसका क्या नहीं होगा, आप खुद समझ लीजिएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार के 5 साल आयोजित हो रहे कार्यक्रम पर सवाल भी खड़ा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी आचार संहिता प्रभावी होने से पहले बीजेपी सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है, बंदरवाट कर रही है। प्रदेश भर की सभी 70 विधानसभा में जो आयोजन हो रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साफ है कि सरकार को अपनी हार का अंदेशा हो चुका है, जिसके लिए कार्यक्रम का आयोजन सरकार कर रही है। सरकार मान चुकी है, वो अपनी हार मान चुकी है। आप देखिए 5 साल जो कह रहे हैं, 5 साल देखा जाए तो नारा होना चाहिए 5 साल बुरे हाल। इसमें आप देखिए लगातार युवा अपनी मतलब बेरोजगारी पूरे राज्य में चरम पे पहुंच चुकी है। महंगाई का आप हाल देख चुके हैं कि हमारी मातृशक्ति लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है और तमाम कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ बैठे हैं। तो ये सरकार किस बात का जश्न मना रही है, ये सोचने का विषय है। और जिस प्रकार सरकार अपनी वाहवाही खुद ही कर रही है तो निश्चित रूप से सरकार को बताना पड़ रहा है हमने ये काम किया। अगर जनता कहती है कि सरकार ने ये काम किया। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले पर हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस मुख्यालय द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी इस मामले में जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, उससे पहले कुछ भी बोलना सही नहीं है। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में संतों पर मुकदमा दर्ज और एसआईटी गठन पर साधु संत काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। साधु संतों द्वारा 16 जनवरी को प्रतिकार सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश भर के साधु संत और अखाड़ा के संतों को आमंत्रण दिया गया है। कुछ केसेस दर्ज हुए हैं हेट स्पीच को लेकर। इस पे एक एसआईटी का गठन मुख्यालय स्तर से किया गया है, जिसमें कि जो मार देंगे हमारे परिवार को नुकसान होता है, ये जो कॉल आ रही थी ये सामान्य नंबरों से आ रही थी। कुछ केसेस दर्ज हुए हैं हेट स्पीच को लेकर। इस पे एक एसआईटी का गठन मुख्यालय स्तर से किया गया है, जिसमें कि जो चलिए इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।